स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी के सामने हाजिर हूँ साइंस के टॉपिक के साथ। जूनियर भर्ती के लिए ये टॉपिक कराए जा रहे हैं और इसमें कंप्लीट साइंस आपको कराई जाएगी। ठीक है, ये चौथा वीडियो होगा रेशों से वस्त्र तक, और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानना है किस तरीके से रेशों से हम वस्त्र प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रेशों से वस्त्र मतलब तंतु और रेशे किसे कहते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। ये एससीईआरटी बेस्ड सेशन होता है जिसमें एससीईआरटी की बुक को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो चलते हैं सेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस सेशन में, क्या बुक में दे रखा है एनसीईआरटी की में और एससीईआरटी दोनों ही बुक्स में इसका क्या है सम्मिलित रूप दे रखा है। यहाँ पे एससीईआरटी बुक को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेशों से वस्त्र तक किस तरीके से, पहले जब हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग किया था, जैसे भेड़ से अगर ऊन निकाली जा रही है तो ऊन के जो अलग अलग तंतुओं को अलग किया था उसे हम कह रहे थे रेशे। अब जैसा इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कपास जूट के बारे में विस्तार में पढ़ा। अब उसी चीज़ को आगे अध्ययन को बढ़ा रहे हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। अब पौधों एवं जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं, उनमें पादप रेशे एवं जंतु रेशे दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे अगर पटसन और जूट की बात की जाए तो वो पौधों से प्राप्त होते हैं, वहीं भेड़ याक और ऊंट से जो ऊन प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पादप रेशे। अब ऊन प्राप्त करने वाले जंतुओं के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन से जंतु हैं जो ऊन प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है, भेड़, याक, ऊंट, लामा, बकरी बकरी और एलेप्पा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे जंतु हैं जो आपको ऊन देते हैं। यानी ये कौन सी ऊन देंगे, ये जंतु रेशे प्रदान करते हैं। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, जंतु रेशे प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं ऊन प्राप्त करने की विधि क्या है, कौन कौन सी विधि होती हैं जिनके द्वारा हम ऊन को प्राप्त करते हैं। ऊन तैयार करने की विधि, आपने महसूस किया होगा कि सिर से बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिंक किया गया है किस तरीके से मानव के जो बाल होते हैं और जो रोए होते हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करके आपको समझ बनाई जा रही है। दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, इन बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया है। अब जब हम जान रहे हैं हमें उत्पादन करना है ऊन का, तो ऊन उत्पादन के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहला पॉइंट भेड़ पालन और प्रजनन। ठीक है, भेड़ पालन के बारे में जानना होगा और प्रजनन के बारे में जानना होगा। ठीक है, किस तरीके से भारत देश में भेड़ उत्पादन को तरक्की दी गई है, वृद्धि की गई है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऊन प्राप्त होगी। अब जानते हैं हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों से ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। ये सारे स्थान दिए हैं जिसमें भेड़ों से क्या होता है, ऊन प्राप्त की जाती है। ये इसमें उपयोग बताया और आप सभी जानते हैं भेड़ों से ऊन प्राप्त किया, लेदर के जैकेट बनाना, स्वेटर बनाना, शॉल बनाना, ये सभी क्या हैं, इसके उपयोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें कुछ प्रजातियां दी गई हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाती है, उन प्रजातियों के नाम बताए गए हैं। देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रजाति किसकी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें बाखरवाल, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये नस्ल का नाम है और ये क्या है, राज्य का नाम बताया है। जम्मू और कश्मीर में बाखरवाल भेड़ पाई जाती है और ऊनी शॉलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद रामपुर बुशियार उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है भूरे ऊन वाले कंबल के लिए। ठीक है, किसके लिए उपयोग होता है, भूरे ऊन वाले कंबल के लिए। उसके बाद नाली या नली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा गलीचे के लिए। गलीचे का आपने निर्माण देखा होगा सामान्य रूप से। अब लोही की बात करते हैं, राजस्थान, पंजाब, ऊनी वस्त्र के लिए। ठीक है, क्या है, ऊनी वस्त्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी गुजरात को कहते हैं। ठीक है, अब गुजरात के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। तो वहाँ पे एक नस्ल पाई जाती है मारवाड़ी गुजरात, मोटी व रुच ऊन कंबल के लिए। पाटन बाड़ की बात करें तो गुजरात होजरी के लिए। ठीक है, अब भेड़ के ये कुछ प्रमुख तथ्य थे, प्रमुख स्थान थे, यहाँ से प्रमुख नस्लों के नाम सीधे आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं।
अब भेड़ों के रोसों को ऊन से संबंधित करने की विभिन्न चरण हैं। अब देखते हैं, ये हमने जाना कि भेड़ उत्पादन किया जाएगा, किस किस नस्ल के होते हैं। अब उसके चरणों को देखेंगे, किस तरीके से भेड़ से ऊन को प्राप्त किया जाता है। पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर भेड़ों से रिलेटेड है। भेड़ किस तरीके से, भेड़ों से हमें क्या हो रहा है, ऊन प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं चरण 1 की, भेड़ों के बालों की कटाई। सबसे पहला चरण क्या होगा, भेड़ों के बालों की कटाई। जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या करेंगे, जब पाली गए भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। इसके लिए हम सामान्य हाथों से भी और मशीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब भेड़ के बाल उतारे जाते हैं, जो ऊन उतारी जाती है, उसमें दर्द क्यों नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि मृत कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, किससे निर्मित होते हैं, मृत कोशिकाओं। ठीक है, मृत कोशिकाओं से निर्मित। अब जो चीज़ें मृत कोशिकाओं से निर्मित हैं उनमें क्या होता है, दर्द का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो चरण है, इसका क्या है, अभिमार्जन। क्या है इसका सेकंड पॉइंट, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर, अब जब भेड़ की ऊन उतार दी गई है तो उस ऊन का क्या किया जाएगा, पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है। ठीक है, धूल के कण, गर्द आदि चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अशुद्धियों को अलग करना ही शुद्ध रूप में क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके सेगमेंट में, अब तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण की बात की जाए, तीसरे चरण में क्या होती है, छटाई होती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया, भेड़ की ऊन को उतारा गया। ऊन को उतारने के बाद उसको क्या किया, अभिमार्जन, गीली भट्टियों में डाल दिया गया, गीली टंकियों में डाल दिया गया। उसके बाद छटाई। अब अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छी रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्के पल के आधार पर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। चौथा जो स्टेप है, चौथा क्या है, कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई हो जाती है। कताई का मतलब क्या है, गोले बंडल के रूप में बना लिया जाता है। अब रंगाई की बात आती है। देखिए, एक ही कलर के होते हैं, लेकिन उस पर क्या है, केमिकल से कलर अलग अलग डाल दिए जाते हैं और अलग करके अलग अलग प्रकार की ऊन हमें प्राप्त हो जाती है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। तीन प्रमुख रंग कौन कौन से होते हैं, काले, भूरे अथवा सफ़ेद। ठीक है, विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों को विभिन्न रंगों में डाई मेथड से क्या कर दिया जाता है, रंग बिरंगे ऊनी रेशों में बना दिया जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसका क्या है, ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाए। जैसे आपने गुल्ले देखे होंगे, गुल्ले जो बनाए जाते हैं वही क्या है, इसका लास्ट स्टेप है। तो 6 चरण हुए। सबसे पहला चरण क्या है, ऊन को उतारना। उसके बाद अभिमार्जन, छटाई, कटाई, रंगाई और ऊनी धागा बनाना। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट में देख रखा है कुछ और भी जाने। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। अब देखिए, जब हम किसी के संपर्क में आएंगे, जानवरों के, विशेष रूप से जानवरों के जब संपर्क में आते हैं तो हमें संक्रमण होने की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, प्रायिकता रहती है कि हम क्या हों, उससे संक्रमित हो जाएं। ठीक है, जो कुछ समय बाद में एक घातक रुधिर रोग, सॉटर्स रोग। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉटर्स रोग किससे संबंधित है, तो सॉटर्स रोग किससे संबंधित है, भेड़ से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रूप में दिखाई देने लगे, किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। अब जिस भी व्यवसाय में कोई समस्या होगी, अगर कोई समस्या है तो उसे क्या कहा जाएगा, व्यवसायिक संकट। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भेड़ों में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा। सबसे पहले कौन रहा, चीन, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़, ठीक है, कौन सी भेड़, मेरिनो भेड़, सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है सबसे अच्छा, मेरिनो भेड़ से। ये हुई यहाँ पे बात जंतु रेशों की। ठीक है, भेड़ से किस तरीके से प्राप्त करते हैं। अब पादप रेशों की तरफ चलते हैं। पादप रेशों में किस तरीके से हमें जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेशम के कीटों की, जिससे हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है,
अब रेशम की बात करते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन बनेगा प्राकृतिक रेशा रेशम कीट के कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्या है इसका, कोकून। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, कोकून से। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक। ठीक है, ये उसके गुणों के बारे में बताया गया है कि रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। भारत की व्यवसाय के स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन होता है। रेशम का भारत में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, 13%। ठीक है, अब यहाँ पर रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से रेशम कीट का जीवन चक्र चलता है। रेशम कीट सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अगर रेशम कीट किसी को करना है, रेशम उत्पादन करना है, रेशम कीट का पालन करना है, तो क्या करेगा, उसे शहतूत, अरंडी तथा ओक इत्यादि के पेड़ों का क्या करना होगा, उत्पादन करना होगा, जिस पर रेशम कीट बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब रेशम कीट होता है वो सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। बहुत महीन महीन छोटे छोटे अंडे दे दिए जाते हैं जो चिकनी सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लावा निकलते हैं। क्या निकलता है, सफ़ेद रंग का लावा निकलता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कैटरपिलर। जो सफ़ेद रंग का लावा है उसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर या इल्ली, ठीक है, कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं। जो लावा है वो पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र को अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, रेशम ग्रंथि। इस ग्रंथि के अत्यंत महीन, लाशदार, स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार का होता है। जैसे अगर हम इस पर नज़र डालें तो ये कैसी फॉर्मेशन बन रही है, 8 के आकार की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 8 के आकार से आगे के पीछे की ओर गति करने लगता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर ये ऐसे गति करता रहेगा। ठीक है, लगातार गति कैसी होती रहेगी, गति होती रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटना जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, सामान्य रूप से जब कोई भी, जैसे अगर हम लिक्विड पदार्थ ले लें उसको लगातार कहीं पे लगाए, जैसे फेविक्विक का ले लें, अगर वो फेविगम या फेविकॉल की बात करें तो लगातार वो रेशों के रूप में कन्वर्टेड हो जाता है। वहीं यही प्रक्रिया क्या होती है इसमें होती है, लगातार गति करने के कारण, लगातार जब गति करती होती है उस पर वो क्या होता है, लार्वा फैल जाता है। ठीक है, लार्वा फैल, इसी भी लार्वा प्यूपा में रूपांतरित। अब जो लार्वा है वो किस में कन्वर्टेड होता है, प्यूपा में। ठीक है, सबसे पहले कीट कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर, लार्वा, लार्वा के बाद क्या है, प्यूपा, प्यूपा। ठीक है, लार्वा के बाद प्यूपा में बदल जाता है, जो एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। अब जो प्यूपा है वो क्या है, सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। इन प्यूपक युक्त गोलाकार रचना को कोया या कोकून, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कोकून या कोका। ठीक है, कोकून या कोका कहा जाता है। इसी में क्या होता है, इसी के भीतर विकसित होता है भ्रूण, और रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलता है। अब जो कोकून है इसमें वृद्धि होगी, ये रेशम के कीट को क्या होगा, काटते हुए बाहर निकलेगा। काटने से पहले, अगर काटने से पहले, जैसे ये पूर्ण वयस्क होने से पहले, पूर्ण जब बाहर निकलने की प्रक्रिया से पहले अगर इसको उबाल कर रख दिया जाएगा तो जो रेशे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, मुलायम प्राप्त होंगे। तथा अगर इसको काटने दिया जाएगा तो जो रेशे प्राप्त होंगे वो निम्न क्वालिटी के होंगे, निम्न सीमा के होंगे, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें समझाया गया है। तो इसके चरणों की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, शहतूत, अरंडी, इन पौधों पर पाया जाएगा रेशम का कीट। रेशम का कीट सैकड़ों में अंडे देता है और वो क्या करते हैं, सफ़ेद कैटरपिलर के रूप में जाने जाते हैं, जिससे लार्वा प्राप्त होता है। लार्वा किस में जाएगा, प्यूपा में, और प्यूपा की जो संरचना है वो क्या है, सफ़ेद संरचना कोकून कहलाती है। और कोकून से जब रेशम कीट बाहर निकलते हैं इन्हें काट के, तो क्या होता है, रेशम कीट का उत्पादन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। अब रेशम कीट पालन की बात की है, ये पूरी प्रक्रिया समझी हमने। देखिए, रेशम कीट पालन से 1-2 क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं।
रेशम कीट पालन की बात की जाए, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहलाता है। यह भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड के नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी इसका क्या होता है, कीट पालन में अग्रणी भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। इससे कोकून से रेशम प्राप्त करना। कोकून से रेशम कैसे प्राप्त होता है, अभी हमने कोकून पर छोड़ा। कोकून के बाद मैंने डिस्कस किया कि इसको क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में क्या करते हैं, एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे 95 से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है। जो चिपचिपा पदार्थ है, लार्वा है, वो क्या हो जाता है, द्रव में घुल जाता है। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है, जैसा मैंने बताया कि वयस्क हो जाए, अगर वो पूर्ण बाहर निकलने की प्रक्रिया में आ जाए तो कोकून के रेशे को काटते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे कोकून की क्वालिटी कैसी होती है, निम्न होती है। ठीक है, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। इन सभी चीज़ों को बड़े गौर से नोट करते जाइए और समझ बनाइए कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे रिलेट करके पूछे जाएंगे। रेशम कीट के रूप में अलग निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब रीलिंग पूछ सकता है आपको कि रेशम से अलग निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों का एक संघ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। 4 से 8 जब हम कोकून के जो रेशम निकले हैं, कोकून के रेशों को मिला लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, रीलिंग कहलाएगी। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। ये सभी चीज़ें आपको पता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, कुछ अन्य तथ्य भी बताए हैं कि कुछ अन्य तथ्य क्या हैं, उन तथ्यों के ऊपर गौर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उन्हीं से बनता है। रेशम कीट के कोकून से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा रेशम धागा प्राप्त किया जा सकता है। कितना प्राप्त किया जा सकता है, 300 मीटर से 900 मीटर तक। ठीक है, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। कितने कोकूनों की आवश्यकता है, 5500। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ। जो जीवन चक्र है वो 8 की फॉर्म में चलता है, आपको मैंने बताया कैसे जी। 8 का अक्षर है, अगर हम इसको देखें तो इसमें लगातार गति होती है। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोगिता बताएगी, ऊन की उपयोगिता आप सभी जानते हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल। रेशम की उत्पाद उपयोगिता बताएगी, रेशम से बने बक्स या हल्के, मुलायम, चमकीले, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, पैरासूट आदि में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो वीडियो देखिए, आपने देखा ये किस तरीके से रेशम से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। 2 चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जंतु से, भेड़ से, उसके बाद पादप रेशम से। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर लगाते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्लैरिटी जो आएगी वो आपकी माफ़ कीजिए, वो जो MCQ सीरीज होगी, MCQs के जरिए आपको क्या होगा, उससे आप अपनी समझ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।